नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मैं हूँ लखनऊ में और हमारे साथ कुछ छात्र हैं, तो इनके दिल की बात जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोज़गार और इन सब मुद्दों पे चर्चा करना चाहते थे। बात करते हैं इन्हीं लोगों से कि इन लोगों को दिक्कत क्या है यहाँ पे, और चुनावी माहौल भी चल रहा है, अपनी सरकार से क्या मांग करते हैं, कैसी सरकार चाहिए युवाओं को। फर्स्ट वोटर भी हैं और कुछ लोग हैं जो एक बार वोट दे भी चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है आज के चुनाव का, और मोदी जी क्या 400 पार कर पाएंगे या नहीं, या युवा क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम ओमकार ठाकुर है और हम सहरसा जिला बिहार से बिलोंग करते हैं। और भैया हम ऐसा है कि फ़ौज की तैयारी करते आ रहे थे लगातार, फिर मोदी जी की नई स्कीम आई जो अग्निवीर योजना आई, उसके तहत हम हो गए ओवर एज। हमारी हो गई एज ख़त्म, फिर हम उसमें जा नहीं सकते थे, तो इससे रिलेटेड एज हो गया मेरा ओवर, तो मेरा सपना वहाँ टूट गया। आर्मी का मेरा सपना उस टूट दिन गया। से, जी भैया, तो उस दिन से भैया उसमें जा नहीं सकते थे, लेकिन वर्दी का जो पागलपन है वो अब भी है, लेकिन उसे मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर पाता हूँ। ये दिक्कत है। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए युवा को श्रेष्ठ होना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार है, ये बात उसे समझना होगा। तो भैया देखिए, जो बात आगे बढ़ रही है, जो भी एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, जैसे अब हम पुलिस की तैयारी करते हैं, कि कोई भी वर्दी आ जाए, इस जिस्म पर बस उस वर्दी की ज़रूरत है, बिना उस वर्दी के और ना कोई शोहरत है। मतलब आपको सिर्फ वर्दी चाहिए, वो पुलिस की भी हो सकती है, अर्धसैनिक बल की भी हो सकती है, या आर्मी की हो सकती है, आपको शौक वर्दी की है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी चाहिए। इस जिस्म पे और कोई कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा। तो बस हमें वर्दी ही चाहिए, तो वर्दी के लिए तैयारी है। और जो भैया तैयारी है उसमें एग्जाम लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है और जैसा यहाँ का मैनेजमेंट है, उसमें बार बार यही देखा जाता है कि कोई भी एग्जाम दे के आइए, री एग्जाम में बदल जाता है। दिक्कत ये है कि बंदा अपनी पूरी मेहनत करके एक एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, और फिर जब री एग्जाम में बदल जाता है तो दिल दुखता है, और उनके पेरेंट्स को भी बुरा लगता है कि मेरा वार्ड इतना अच्छा से तैयारी किया था, फिर भी ऐसी मैनेजमेंट क्यों रही गवर्नमेंट की जिससे ऐसा हुआ। तो सबको बुरा लगता है कि आप अपनी मेहनत को सही तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, और या फिर ऐसी सरकार हो जो आपकी मेहनत को एक बार में पहचाने, तो एक बात बनती है। अदरवाइज इस दिल को बहुत बुरा लगता है जब हम एग्जाम दे के आए और वापस 1-2 महीने के बाद फिर हमें एग्जाम देने जाना पड़े, और सेंटर हमारे लोकेशन से दूर होता है, जहां पहुंचने में हम लोग एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के, हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, और इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। आपके पहला प्रश्न पूछता हूँ अग्निवीर पे। जी। तो अग्निवीर में आप लोगों को दिक्कत क्या है? जैसे सरकार कहती है कि भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो सैनिकों की कमी हो जाए, मतलब उतनी आवश्यकता नहीं होगी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, और ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैनिक बने, और इसलिए अग्निवीर को लाया गया है। क्योंकि और भी देशों में अग्निवीर की तरीके से ही सैनिक काम करते हैं, जैसे इजराइल का उदाहरण दिया उन्होंने। देखिए, जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, जब आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन करने के लिए जब गांधी जी आए थे अफ्रीका से अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके, तो तभी जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद अचानक से रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ था। तो जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जो कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन उस वक्त भी जब ब्रिटेन खतरे में था, तो उस वक्त हमारे देश के युवा सेना में भर्ती होकर ब्रिटेन सेना की मदद कर रहे थे। तो हमारे देश में युवाओं का तत्परता अपने वतन के लिए एक सेना के रूप में काम करने के लिए उस वक्त से है। तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं है आज के देश में, जो खास करके जो बिहार, यूपी, हरियाणा इधर के लड़के हैं ना, उनका बचपन से यही शौक होता है भैया कि 17 साल का होता है, 17.5 का बंदा होता है, कि उस फौज की वर्दी को पहन के अपना अलग रंग दिखाऊं। ये रूट तो हर कोई बदलते हैं, अपना रंग रूट अलग बनाऊं। ये जज्बा 17 साल की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 17 साल के बच्चे होते हैं, और 17 साल से लेके 22 और 23 साल की उम्र दिए हैं, कि इस साल के उम्र तक को 10 लाख 15 लाख का वो एक तरीके से व्यक्ति हो जाएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि इतने साल के कम की उम्र के बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। तो एक तरीके से अपने देश के जो नवयुवक हैं उनको एक आर्मी मैन बनाना है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश की सेवा। देखिए भैया, सवाल ये उठता है कि 4 साल के बाद वर्दी लेकर हम जाएंगे कहाँ? वर्दी तो सरकार छीन ले रही है, ना ही हमें परमानेंट मौका मिल रहा है, ना ही हमें वेतन मिलेगा कि हम अपने जिंदगी को आगे सरवाइव करें। जिंदगी में पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वर्दी एक रॉयल्टी इसलिए है क्योंकि वर्दी से हमें मोहब्बत है, उन लड़कों को मोहब्बत है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। वो भले 4 दिन के लिए वर्दी क्यों ना मिले, वो पहनने के लिए बेकरार है। लेकिन अगर मुद्दे को गंभीरता से देखा जाए, तो हर किसी को एक
ठोस मतलब जीवन का आधार चाहिए होता है, भले वो पैसे के रूप में है कि जिंदगी मेरे सही रूप में जाए। वर्दी अगर आगे तक रहती, जैसे परमानेंट पहले आर्मी की भर्ती आती थी तो वो एक परमानेंट बेस देकर जाता था युवाओं को, जो वो आगे अपनी जिंदगी को आराम से जी पाए। लेकिन जैसे अग्निवीर आई, ये जो एक एवरेज एज दे रहा है कि आप 4 साल के बाद इससे आगे नहीं सर्वाइव कर सकते या फिर अपने आप को सर्व नहीं कर सकते कंट्री के लिए, ये चीज़ हम नहीं चाहते थे। और रही बात उस वक्त की जब कोविड का टाइम आया था, उस वक्त जो एग्ज़ाम हुए थे, जो परमानेंट भर्ती हुई थी, उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया, उस एग्ज़ाम को रिजेक्ट कर दिया गया। ये चीज़ सबसे गहरा झटका देता है हमारे देश के युवाओं को, जो लोग उस वक्त सब कुछ क्लियर कर बैठे थे लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। ज्वाइनिंग बाकी था या सिर्फ एग्जाम? जी, एग्जाम और ज्वाइनिंग, एग्जाम और उसका मेरिट बनना बाकी था, लेकिन वो हुआ नहीं। इस सरकार ने उसे निरस्त कर दिया, उस पर कोई भी सुनवाई आज तक नहीं है। मेरी अपील है आपके इस माध्यम से कि कोई भी लोग, जो कोई भी है, प्लीज इस सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उस रुके हुए एग्जाम को जरूर कंडक्ट करवाएं और लड़कों के मेहनत का जो है एक आसरा जो है वो तैयार करवाएं, उस फौज की वर्दी को मुकम्मल करवाएं। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बताइए कि जो पहले की व्यवस्थाएं थी आर्मी के लिए जाने के लिए, सेना में, और जो अग्निवीर लाके, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या कमियां इसमें की गई है और उसमें क्या खासियत थी? भाई देखिए, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया दोनों का बराबर है। पहले उसमें दौड़ होती थी, इसमें पहले रिटर्न होती है। पढ़ना उसमें भी पढ़ता था, पढ़ना इसमें भी पढ़ता है। दिक्कत ये हो गई है कि पढ़ने के चक्कर में जो बहुत अच्छे धावक हुआ करते थे वो सब अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन पहले क्या था, सेना में जाने के लिए जो अच्छे खासे धावक थे वो थोड़ी बहुत पढ़ाई में भी एग्जाम निकाल के पार कर जाते थे। लेकिन अब ये है कि एक हेल्दी बच्चा जो मतलब थोड़ा वेट है उसके पास, वो मेहनत करके अपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेकिन उसकी रनिंग अच्छी नहीं है, वो बंदा जब वहां जाके रनिंग में छट गया तो दुख यहाँ पे उस बंदे को हुआ जो रनिंग में बेहतर था। वो सोच रहा था मुझे जाना चाहिए था, मुझे मौका मिलता। फिटनेस को बढ़ावा नहीं दे रहे एक तरीके से कोई भी सिलेक्शन। सेना में अगर कोई सोल्जर रैंक पे जाता है ना तो उसके बुद्धि से ज्यादा शारीरिक क्षमता उसमें ज्यादा होनी चाहिए। और एक एवरेज बुद्धि तो भाई सिपाही को रहता ही है, लेकिन सिपाही कमांड होता है। सिपाही एक कमांडर नहीं है जो खुद से बिहेव करेगा। सिपाही एक सिपाही है जो कमांडर से बिहेव होता है। बहुत सही बात कही आपने। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रजनीश तिवारी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से, बड़ी अच्छी बात है। आप बाबा जी के नगरी से हैं, योगी जी के, बड़ी चर्चाएं हैं गोरखपुर की। तो गोरखपुर का क्या माहौल है वहाँ के बारे में? गोरखपुर का माहौल तो जैसे मैं पहले की अपेक्षा देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है और काफ़ी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगर निगम में आ जा रहे हैं और जो गांव की खेती वगैरह है उनको वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अपार्टमेंट सब बनाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विकास कार्यों में तेजी आई है। लेकिन विकास के साथ साथ युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि रोज़गार की कमी हो चुकी है। जैसे कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हर एक चीज़ों में बड़ी लेट लपीटी हो रही है। जैसे कि अभी आर्मी की बात चल रही थी, यूपी में यूपी SSSC आयोग है जिसके अभी तक वैकेंसी ही नहीं कोई क्लियर हो पाई है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, RO का कैंसिल हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? विकास के साथ रोजगार पे भी क्या ध्यान नहीं दे रही सरकार? रोजगार पे ध्यान दे रही है सरकार। अभी जैसे कि G20 सम्मेलन हुआ, हमारे यहाँ पे समिट हुआ, इससे पहले डिफेंस एक्सपो हुआ था। तो उसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, तो ये आरोप लग जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसको सरकार कम कर रही है। हाँ, सरकार कम कर रही है पर मौका दे रही है आपको पूरा तरीके से। आप जो है आपके पास में अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं काबिलियत है, तब पर भी जो सरकार है वो आपको लोन दे रही है कि आप अपना चाय की टपरी लगा करके अपना चाय पकौड़ा और ये सब चीज़ें करिए। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की तरफ आप लेके जा रहे हैं भारत को कि नौकरी देने वाला बनो, नौकरी लेने वाला नहीं है। हाँ जी। तो अच्छा, तो जैसे आपने ये बात कही तो सरकारी नौकरी करना छोड़ दें बच्चे, तैयारी करना छोड़ दें क्या? जैसे कि अब ये बताइए कि आजकल की महंगाई में 10,000 15,000 रुपये में जो एक तरीके रेलवे में देखिए जो टिकट वेंडर होते थे उनकी सैलरी 35 से 40 हज़ार होती थी। आज वही प्राइवेटाइजेशन करके 10 से 12 हज़ार में, 10 से 12 हज़ार में कैसे घर चलेगा लोगों का? तो वो चीज़ अब कैसे बताएं 10 से 12 हज़ार में? आप ये बताइए, अगर हम चाय का यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, हमारा एक दिन में हमने जो है 150 चाय बेची, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से। मेरी बात को समझिएगा आप, ठीक है, 150 चाय बेची। हमें जो आप महीने का जो आप बता रहे हैं 10 से 12 हज़ार, अगर हम इसी तरीके से कर रहे हैं तो हमारा जो इनकम आएगा वो 10 से 12 हज़ार रुपये का नहीं आएगा। नहीं, मैं वो जो जैसे संविदा कर्मियों को रखा जा रहा था, मैं उनकी बात कर रहा था। ये तो आप बात कर रहे हैं जो स्वरोजगार करने का मतलब है, यानी सभी रोजगार करें। हाँ, सभी रोजगार करें। अगर आपको सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही, तो सारी चीज़ें छोड़ करके
आपको जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, भले क्या वो चाय का हो, पकौड़ी का हो। सरकार का कहने का मतलब बस यही है ना कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना मतलब चाहते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो कैसे भी ना। सरकार ने भैया बीपीएल के सर्वे के दौरान ये कहा कि जो भी व्यक्ति 28 रुपये पर डे कमा रहा है ना, वो बीपीएल में नहीं है। अब एक बात आप पूछिए, कोई भी सरकार के कोई भी मिनिस्टर से 28 रुपये में क्या वो अपने दिन चला कांग्रेस ने लेते तो 14 रुपया कहा था, ये तो 28 कर दिया। नहीं बताइए, नहीं मैं किसी भी सरकार इंडिविजुअली किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा कि ऐसी अगर दयनीय स्थिति हमारी सरकार की कभी भी रही या है, तो ये हमारे लिए और हमारे देश को कभी भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के तौर पे नहीं देखा जाएगा। मेरा ये कहना है बस, रोजगार अगर बात रही ना, स्वरोजगार की जब बात होती है तो वो मतलब एक जो लेबोरियस टाइप के जो बंदे होते हैं, जो बिहार यूपी के स्पेशली जो मेहनत करना जानते हैं, वो पहले अपने आप को आजमाते हैं, और जब एक वक्त पे जब वो देख जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो फिर वही बंदे, अभी सबसे ज्यादा बंदे बिहार यूपी के बंदे हरियाणा दिल्ली नोएडा में काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। वो स्वरोजगार ही कर रहे हैं, बेचारे खुद से कमा रहे हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूं, अच्छा अपनी जीवन को अच्छा बना पाऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। रीजन बिहाइंड यही है कि हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, और एबिलिटी है तो हमारे पास उस टाइप का इनकम सोर्स नहीं है, घर में कैपिटल नहीं है जिससे हम उस अपने आप को यूटिलाइज करके एक अच्छे जगह पे जा पाएं। दिक्कत आप ये है। बिहार से हैं, तो बिहार से हैं, बताइए बिहार की सरकार अभी तक क्या बिहार के लिए किया है कि बिहार आगे निकल गया हो? बिहार के लोग ही तो बाहर ज़्यादा माइग्रेंट बन के जा रहे हैं ना काम करने के लिए। तभी तो भैया बिहार के इतने लोग जो माइग्रेंट हो रहे हैं, तो उसमें तभी तो ये कहा जाता है कि बिहार में बहार है, और शर्म की बात है कि अब तक नीतीश कुमार है। और माना जाता था कि शर्म की बात है, लेकिन अब कैसे कहेंगे बीजेपी वाले की शर्म की बात है? अब तो वो कॉम्बाइन हो चुके हैं, तो अब तो कहेंगे गर्व की बात है। गर्व की बात है। हाँ, तो बिहार में गवार है और नीतीश कुमार अच्छा, है। नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार, जैसे आपने कहा नीतीश कुमार है, तो नारा बहुत पुराना भी हो गया और एक तरीके से सोचो नया भी है, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उस सीट पर वो बिल्कुल अस्थायी हो चुके हैं, वो हिल नहीं रहे वहाँ से। चाहे वो आरजेडी से हो, उधर से हिली तो बीजेपी में आ गए। भैया बिहार में जो भी निकला है ना, जो भी बंदा आगे बढ़ा है, या फिर बिहार में जो भी कलाकार हैं, या जो भी बच्चे आगे IAS IPS बन के तैयार हो रहे हैं, खुद को कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं। उसमें किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, या फिर ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिहार में जो भी है ना, जो अच्छे मिनिस्टर या जो कुछ भी जो चल रहा है ना, वहाँ की डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो भी सरकार बनते हैं, वो अभी तक इलिटरेट ही बनते हैं। वहाँ पे लोगों को राजनीति बस ऐसे तौर पे दिखती है कि अगर पैसे की बंटवारा हो जाए तो वहाँ सरकार उसको, मतलब जनता उसको वोट दे देती है। अशिक्षा भैया भ्रष्टाचार में शामिल है। मतलब अगर पैसे दिखा दिया जाए तो वहाँ के लोग कुछ भी करना छोड़ सकते हैं, उसमें आंखें बंद करके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव पे भरोसा कर सकते हैं। मतलब दिक्कत ये है कि प्रतिनिधि को हम जानते हैं कि ये एक नंबर का क्रिमिनल है, ये अब बन जाने के बाद और गुंडागर्दी करेगा, लेकिन वही गुंडा अगर आके आपके घर में आपको अच्छे से बिहेव कर रहा है या अच्छे पैसे दे रहा है, एक वक्त बोलेगा हम हैं, सब सही हो जाएगा। जनगणना हुई थी आपके बिहार में, जिसमें से जो है यादव कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा दिखाया गया। उसके बाद ओबीसी को लगभग अभी फिर जाति वहाँ पे रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया, लगभग 75% कर दिया गया है। तो सवर्णों की संख्या बहुत कम दिखाई गई एक तरीके से। तो वहाँ पे जातीय विभेद बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें क्या कहेंगे आप लोग? भैया इसमें सबसे बड़ा रीज़न इलिटरेसी है भैया। जब आप निरक्षर रहोगे, जब आप में ज्ञान ही नहीं रहेगा, तभी आप करोगे ये जात पात की बात। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था गांधी जी से असहयोग आंदोलन के दौरान कि भैया देखिए आप इसमें ना मुस्लिम को धर्म के मुद्दे पे इसमें अलग कर दीजिए, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं। गांधी जी ने उनको मना लिया। मतलब गांधी जी का ऐसा स्वभाव था कि वो सबको मना लेते थे, कन्विंसिंग पावर कैपेसिटी थी उनमें, नरम दल के थे, उनको गर्मी पसंद नहीं थी। तो तिलक जी के उस बात पर हट गए। तो अभी जो बहुत सारे ऐसे जो अभी स्कॉलर हैं वो ये बताते हैं कि अगर उस वक्त तिलक की बात मान गए रहते तो ये पाकिस्तान वाला दौर, हमें उस वक्त युद्ध वाला दौर नहीं देखना पड़ता। तो बहुत कुछ पहले हुआ। तो हमारे ये पास ये इलिटरेसी या फिर ये नरमी जो है ना, बहुत पहले से भारत में, हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। तो ये जो निरक्षरता है ना भैया, इसी वजह से जातिवाद है। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें जातिवाद नहीं, भाईचारा बना के टॉप पे रहना है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS या नेतागिरी आप देख लो, या आप जो है शिक्षा का एक तरीके से देखा जाए, बिहार एक समय बहुत आगे था, अभी बहुत आगे है। तो वहाँ के जो सेलेक्टेड जो हो जाते हैं DM IAS IPS बन जाते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, वो अपने ही स्टेट, अपने ही गाँव को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? कुछ तो रीज़न होता होगा ना वहाँ पे। भैया छोड़ के क्यों चले जाएंगे? क्योंकि बिहार के लोग स्पेशली जो आपके जनरेशन में तो बहुत कुछ सुधार हो गया है, लेकिन पहले लोग ये सोचते थे कि बिहार में हमारे बहुत कुछ नहीं है जो हमें चाहिए, उन्हें ऐसा अभाव लगता था। लेकिन बिहार में ऐसा शुरू से ही बहुत कुछ है, जो लोग देखने वाले हैं वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी सकुशल जीते आए हैं। तो ये एक पर्सनल मुद्दा हो जाता है कि वो कहाँ पे अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। तो इस मुद्दे पर अपनी अपनी निजी सोच है। वो मनीष कश्यप बड़े उभर रहे हैं वहाँ पे, चिराग पासवान युवा नेता हैं। तो आप लोग युवाओं के बारे में क्या सकते, जो भर्ती हुए
राजनेता वहाँ पे उभर रहे हैं, मनीष कश्यप, भैया चिराग पासवान। कोई भी नेता या कोई भी हीरो तब तक का हीरो तब तक का नेता है ना, जब तक वो सच्ची बात बताए और बिना किसी रिलीजन या बिना किसी एक टारगेट पर फोकस रखते हुए बताए तो फिर सही है। अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है या किसी के समक्ष ही बोले जा रहा है, किसी के बारे में ही बता रहा है बातें, तो फिर वो बेकार हो जाता है। जैसे मैं आपके पास बैठा हूं, अगर मैं एक ही चीज पे रिजिड रहूं कि नहीं बीजेपी गवर्नमेंट बेस्ट है या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट बेस्ट है, तो ये मेरी फिर इगोइस्टिक मूवमेंट हो जाता है मेरे साथ, जो ये बुरा है। अगर हाँ आ जाती है एक तरीके से कहा जाए तो। भाई हाँ। अभी जैसे भाई ने बताया कि नौकरी के लेकर के, फौजी को लेकर के, अभी एक मैं वीडियो देख रहा था सोनम वांगचुक जी का, यार ये बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बहुत सही जी, जो लद्दाख, पूछने ही वाला था वो जो लद्दाख का है, तो उनका मैंने एक वीडियो देखा नॉर्मल सा, तो उन्होंने उस वीडियो में जो है बताया कि जो गुरखा सैनिक है, मतलब ये किसी व्यक्ति ने बोला था कि अगर किसी सेना को, अगर वो कह रहा है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा सैनिक सही बात है। ये चीज है। गोरखा सैनिक का क्या है ना कि वो शुरू से अब तक इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा जांबाज डिपार्टमेंट है, जो हमेशा से अपना लहू कुर्बान करने को तैयार। उसे मौका मिले ना एक वक्त, एक आराम से वो चाइना से सपोर्ट कर सकता है और पूरा तिब्बत चाइना एक साथ मिल सकता है, लेकिन वो अपने देशभक्ति दिखा रहा है ना, वो लद्दाख देशभक्ति दिखा रहा है, वो लद्दाख के जांबाज गोरखा अपने देश को अपना समर्पण दिखा रहा है। वहां कोई सोनम वांगचुक जैसा पर्यावरणविद अपने आप को धरना में बिठाया हुआ है, लेकिन ये बेरहम सरकार, ये गोदी मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा है। यहाँ की मीडिया दिखाएगी कि एलवीस यादव बाहर निकल गए, एलवीस यादव ने गाय को खाना खिला दिया। यहाँ पे मीडिया ये दिखाएगी कि हाँ आईपीएल में कितने स्कोर बन रहे हैं। यहाँ पे मीडिया बेखौफ रहती है उन चीजों से जिस पर उन्हें खौफ जताना चाहिए। यहाँ पे मीडिया अपने आप को छुपा कर रखती है। बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि वो धरने पे क्यों बैठे हैं। धरने तो आप इस अपने माध्यम से बताइए कि वो धरने पे क्यों बैठे हैं और क्या मांग थी। सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि जो सोनम वांगचुक है ना, उनका एक कैरेक्टर प्ले हुआ था 3 इडियट मूवी में, फुंगसुक वांगरू करके एक रोल आमिर खान है। आज आमिर खान भी नहीं दिख रहे हैं, उनके धरने में आमिर खान भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, जबकि एक शानदार एक्ट उन्होंने 3 इडियट में परफॉर्म करा था। उनसे ज्यादा जी। तो अब जो उन्होंने कमाया उससे ज्यादा वो जी एक रोल प्ले करके अपना कर लिए। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद है, एक साइंटिस्ट है, और वहां पे इनका कॉलेज और वहां पे इनका नर्सरी है जो वो वहां पे अपना चलाते हैं लद्दाख में, और ये शुरू से ही देश को अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। उसके बाद बात अगर करूं सोनम वांगचुक की, तो ये एक पर्यावरणविद हैं और ये अभी धरने पे इसीलिए बैठे हैं, और धरने पे बैठने के साथ भी ये ना ही कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेंट कर रहे हैं, ना ही अपने किसी राइट को वायलेंट कर रहे हैं, अपने अधिकार के साथ आराम से उस धरने को शांतिपूर्वक निभा रहे हैं। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखा जाए, कि वहां पे जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल लोग हैं ना, उनको सही तरीके से रिजर्वेशन मिले, उनके लद्दाख में एक पार्लियामेंट बने और उनका भी एमपी वहां से हो, जो उनके खिलाफ बोल रहा हूं, उनके बारे में वहां बताए, उनके बारे में आवाज, हाँ उनके बारे में मतलब लेजिस्लेचर तैयार हो। अब लद्दाख से पार्लियामेंट में एक एमपी आते तो देखिए यूनियन टेरिटरी का जब अलग होता है, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग किया गया, तो जम्मू कश्मीर में तो बना दिया गया लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार चाहती है कि तोड़ के पहाड़ों को बस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। जबकि सोनम वांगचुक कभी ये नहीं कहते कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वो चाहते हैं कि उनका लद्दाख और बेस्ट हो, लेकिन वो चाहते हैं साथ ही जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के ट्राइबल पीपल हैं, उनके साथ उनका समर्थन हो, मतलब उनके साथ अच्छा हो। और इसी वजह से वहां के लोग सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम आप सबसे, आपके माध्यम से भैया, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, जितने भी लोग देखते हो इस देश में जो सही न्यूज़ है उनके साथ भी आप अवेयर रहो। ये दिक्कत नहीं है कि आप एलवीस यादव को जानो, ये दिक्कत नहीं है कि कल आईपीएल में ऋषभ पंत ने कितना बनाया ये जानो, लेकिन दिक्कत ये है ना मेरे भाई कि कल कहीं और भी कुछ हुआ था, आप उस मुद्दे को भी जानिए। कल ऐसे वेट लिफ्टिंग हुई थी, वहां पे हमारी एक बहन ने शानदार ब्रॉन्ज मेडल लिया है, आप वो भी जानिए। आपको जरूरत है हर चीज से अवेयर रहने की। अगर भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो अपने भीतर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखनी होगी। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो या देश के लिए कहीं कुछ भी हो रहा है, वहां अपने आप को स्टैंड करना जरूरी है। इस बात को समझना। एलवीस यादव आजकल तो बड़े चर्चाओं में थे, युवा उन्हीं के पीछे परेशान है, कहाँ उनको याद रखेंगे। सिस्टम है उनका भैया। उनका सिस्टम क्या था। अब एलवीस यादव के बारे में क्या किया जाए, मुद्दा इंस्टाग्रामर सब एलवीस यादव। ये भैया देखिए, रजनीश तिवारी भैया इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से अभी ये एलवीस यादव पे कोई नहीं बताएगा। एलवीस यादव पे आप पूछ के बताइए उनके बारे में। एलवीस यादव के बारे में क्या चर्चा की जाए। एलवीस यादव एक तरीके से कहा जाए, मैं संक्षेप में, मैं बहुत कम शब्दों में इनको बता देता हूँ। अगर बोला जाए एलवीस यादव के बारे में तो जानकारी नहीं है, ठीक है,
किस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आपको किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है आपको नाच गाना गा करके सिस्टम हैंग कर देंगे इस तरीके से करके मार पीट करके इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है। हमारा युवा तो उन्हीं के पीछे पागल हो रखा है ना। पागल हो रखा है, यही तो सबसे बड़ी कमी हो रखी है। ये भाई ने कि इन्फ्लुएंस अगर करना है तो सही तरीके से करो ना, ये नाच गाना करके बीफ खा के इन्फ्लुएंसर नहीं बनते लोग। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं या दिन रात मेहनत की बात करते हैं कि फौज की वर्दी को पाओ, तो हम बेवकूफ, हमें लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जो लोग जानेंगे सिस्टम पे सिस्टम। अब मैं बताना चाहूंगा 5-6 साल के बच्चे हमारे ओम ठाकुर जी जो भाई हैं, ये आज 5 साल से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है ओम ठाकुर के नाम से, और जिसमें ये युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनके जानकारी से प्रभावित होकर के इनकी उनसे मदद मिली है, और उन लोगों ने जो है आर्मी में ज्वाइन किया, अपना पुलिस में ज्वाइन किया। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने, मतलब इनका सपना अधूरा रहा पर ये और लोगों के सपने अधूरे कर रहे हैं। जिनके बारे में जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी इसको पूरी तरीके से पहुंचाते हैं उसके पास में। आपको कैसे क्या करना है, सही डायरेक्शन में आपको कैसे क्या जाना है, वो इसको बताते हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग इसको बोला जाएगा, ना कि इन्फ्लुएंसिंग उसको बोला जाएगा सिस्टम हैंग कर दिया और जो है मार पीट कर दी। बिग बॉस में जाकर के हम बिग बॉस के विनर बन गए, वहाँ जाकर के ये कर रहे हैं, तो इसको इन्फ्लुएंसिंग नहीं कहा जाएगा। सही तरीके से आजकल हमारे समाज में क्या है ना कि अच्छी चीज़ें लोग देखना कम पसंद करते हैं, वायरल वही चीज़ें हो रही हैं जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं। हाँ, मतलब अकवर्ड थोड़े वियर्ड मुद्दों को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। अब अगर कोई लड़की छोटे कपड़ों में अपनी नग्नता दिखा रही है तो उसे ज़्यादा इम्फेटिक वे में रील्स, इंस्टाग्राम भी उसी चीज़ों को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, ज़्यादा वायरल करते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हम किस टाइप के व्यूअर हैं, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी माइंडसेट क्या है, हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। ये हम सबको एक तरीके से बोल के बदल नहीं सकते हैं। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है भैया कि हमें करना क्या है, हमें किसे देखना, ये आप जानिए। लेकिन मैं बता दूँ कि कुछ लड़कियाँ नग्नता फैला रही हैं जो खुद को समझ रही हैं कि हम फेम पा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई हर लड़की एक तरीके की नहीं होती। कुछ लड़कियां वैसे भी हैं जो उस वर्दी को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और अभी एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद आज आंसर की आया नहीं और कल से मेहनत उसकी चालू हो गई है। तो मैं लड़कियों को ऐसे कंपेयर नहीं करता, लेकिन इंडिविजुअल अगर बात की जाए ना इंसान की, तो उसी इंसान में लड़की भी है जो एक लड़की फौज की वर्दी पाकर इस मातृभूमि की सेवा करना चाहती है। ये तो हो गई आप लोगों की बात। अब ये बताइए, भाई ने जैसे बताया, अभी मैंने अपना ये पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी यूट्यूब, मेरे पास भी फेसबुक अकाउंट है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी बीच में एक चीज़ और, एक वाक्यांश काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था मिस्टर रजत दलाल का, जो वो भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, जिम भी करते हैं, जिम फ्रीक हैं। तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा वाक्यांश क्या था, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, बस क्या कि लड़ाई हो रही है उसकी। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा भाई, लड़ाई हो रही है उसकी, तो लोग वीडियो देखते थे, और उसको अगर उसने लड़ाई जो है सुलहनामा कर लिया तो लोग बोलते थे मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ, तुमने लड़ाई क्यों नहीं की। मतलब इस तरीके का कमेंट बॉक्स में उस तरीके के कमेंट आते थे। तो मतलब ये है कि पब्लिक को भी वही पसंद है जो भाई उस तरीके अच्छा, से आप लोग इसी तरीके से अब लोग चाहते हैं कि यही एक मौका है, यही एक तरीका है जो है हमें पाने का, फेम पाने का और फॉलोअर गेन करने का। देखिए भैया, ये तो हो गया फेम पाने का। अब आते हैं थोड़ा हरियाणा के लोग हैं, ठीक है, वो भैया वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सुबह उठते हैं दारू पीते हैं, शाम उठते दारू पीते हैं, उनका हैंगओवर खत्म होता है दारू पीने का। तो एक बंदा है ऐसे ही, वो बोला कि भैया मैं इसको देख के इन्फ्लुएंस हो गया। वो क्या किया, वो भी भैया सुबह शाम दिन रात वही हैंगओवर करने लगा, बियर लाओ दारू लाओ, वैसा ही करने लगा। तो भैया जरूरत ये है कि आप जैसा इन्फ्लुएंस करोगे ना, यहाँ व्यूअर हर टाइप के हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसा, उसके लिए अगर आप उसके मन की बात पेश कर दिए तो बंदा बिगड़ना भी चाहे ना तो आराम से बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसमें उसे अच्छा लग रहा है। चलिए, ये तो इन्फ्लुएंसर की बात हो गई, हम थोड़ी बात करते हैं। अब आइए अपने, मेरी इन्फ्लुएंसर से एक अपील है, अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप ओम ठाकुर भाई की तरह बने और राम भाई यानी अंकित बयानीपुरिया की तरह बने, जो जॉब के साथ साथ में उन्होंने अपना जो है 75 हार्ड डे का चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो अभी तक उस चैलेंज को मेरे ख्याल से इंडिया में कोई नहीं एक्सेप्ट किया था, ना कोई कर पाया था। उसको उन्होंने किया, उसको कंप्लीट भी किया, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से काफी लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। और साथ ही में उन्होंने अपना जॉब के साथ साथ में मोदी जी के साथ में भी गए और अपना किया,
सफाई करी, सारी चीजें थी, मतलब फेम उनको भी मिला, पर उन्होंने फेम अपना पॉजिटिव तरीके से किया। ये तो हो गई इन्फ्लुएंसर की बात। आइए हम थोड़ा करते हैं, चुनाव आ गया है तो युवा क्या सोचते हैं कि बीजेपी सरकार के पूरे हो गए हैं 10 साल कार्यकाल सेंट्रल में, और 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया आपके उत्तर प्रदेश में जी। तो क्या लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया है? जिस तरीके से वादे कर रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे और हमने 80 यूपी में नारा लगा दिए हैं, और विपक्ष भी दिख रहा है कुछ हीन दिख रहा है, हीन भावना में दिख रहा है कि उनके नेता जिस तरीके से जेल भेजे जा रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी वहाँ तक पहुँच पाएगी? मेरा तो मानना है कि जितने भी विपक्षी हैं उनको जो है चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अब आप पहले से ही सारी चीज़ें कंफर्म कर दे रहे हो। 400 अब की बार 400 पार, ठीक है, अब की बार 400 पार आपने पहले से ही कंफर्म कर दिया, तो अब आपको तो मालूम है कि हाँ जीतेंगे तो हम ही, और बाकी ये ईवीएम का खेल और ये सारी चीज़ें जो है, बाकी जो विपक्षी दल जो है बोलते हैं कि ऐसा है, तो उनको हट जाना चाहिए कि हम नहीं चुनाव करेंगे, आप ही जीतो, आप ही चुनाव लड़ो, आप ही जीतो, आप ही केंद्र में रहो, आप ही जो है राज्य में रहो, आप ही सारी चीजें ये तो कहेंगे कि हम तो काम कर रहे हैं जनता के बीच में, तभी तो हम कॉन्फिडेंस है 400 सीट लाएंगे, विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम तो जीतेंगे ही। तो काम क्या कर रहे हैं वो दिखे तो काम। अब जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ गोरखपुर में विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है, हर जगह है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पर वो विकास दिख नहीं रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, तो इसमें क्या विकास होगा? इसीलिए मैं बस लोगों से ये विनती करना चाहूँगा कि आप जो है सरकार में, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे जितनी आपके पास में इतना पोटेंशियल है कि आप निकाल लेंगे, आपके ऊपर भरोसा है कि आप ये चीज़ कर लेंगे, पर मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप अगर कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको अपने साथ साथ सरकार पर भी भरोसा है, तो उस चीज़ को करिए। नहीं तो आप अपना रोजगार जो है, भले कि आप चाय लगा रहे हैं या वड़ा पाव लगा रहे हैं, अभी एक इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा एक महिला फेमस हुई वड़ा पाव लगा करके, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना फेम कमाया। तो मैं चाहता हूँ आप इससे अच्छा अगर इन्फ्लुएंसिंग में ही है तो आप इन्फ्लुएंसिंग ही करिए, आपको सारी चीजें रहेंगी, गरीबी भी हटेगी, देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। आत्मनिर्भर बनिए, और क्या आपको क्या लगता है? कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर बनिए। और रही बात अगर देश की, अब ये अगर सब कोई एक ही तरीके से सोचने लगेगा तो देश में आर्मी, पुलिस, ये सब चीज़ों का क्या होगा? इसमें भी तो भर्तियां रहनी चाहिए ना। तो ये सब चीजें सरकार को देखनी चाहिए, खोखला नहीं करना चाहिए देश को। खोखले वादे किए। हाँ। आप क्या कहेंगे इनकी बातों पे? भैया, सरकार क्या लग रहा है कि अच्छा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, नहीं तो ना बता दीजिए। आप अपना सवाल दोहराएं। सवाल यही है कि जिस तरीके से सरकार इतना कॉन्फिडेंट है कि हम 400 पार ले जाएंगे, क्या दोबारा मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे या नहीं? भैया ने सवाल किया है चुनाव के मुद्दे पे, और हम ठहरे फौज वाले बंदे। जनाब बस बात इतनी सी है कि वोट तो उन्हें ही देंगे जो उस फौज की वर्दी को परमानेंट करेंगे, जो इस अग्निवीर को हटाएंगे। और अगर ऐसा कोई भी ना कर पाता है, कोई भी पार्टी नहीं कर पाती, कोई नेता ना कर पाता, तो लिख के ले लो, पिछले बार भी नोटा दबाया था, इस बार भी नोटा ही दबाएंगे और चुनाव को बहिष्कार करेंगे। जय हिंद। ये थे फौजी भाई, और ये थे अपनी रजनीश तिवारी जी, गोरखपुर के थे। तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्हीं के ज़िले से थे। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मेरे घर पे बुलडोजर भी नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ। बहुत अच्छे। मेरा घर पे जो है आवास नहीं है,